हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीइंग ऋषि भैया के बारे में। हेलो गाइस, अगर अब मैं आपसे कहूँ जो कि क्यूटो, वापस बोल रहा हूँ, क्यूटो के अत्याचारों से परेशान हो गए। इन्होंने कल की अपनी वीडियो डाली है। अब क्यूटो कौन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप। इन्होंने बहुत ही बेचारा बनते हुए कल एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर। 8 से 10 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर इन्होंने एक बार भी अपनी वाइफ का नाम नहीं लिया, सॉरी एक्स वाइफ का नाम नहीं लिया, लेकिन सारी वीडियो उन्हीं के बारे में थी। उस पूरी वीडियो को अगर आप कंक्लूजन निकालें तो उसका मतलब यही था कि मैं शरीफ हूँ और मेरी वाइफ गलत है। मैं सीधा साधा बच्चा हूँ, मम्मी का बच्चा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने जो मेरे साथ में किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चीज़ों को इस तरह से मैनिपुलेट करना वो बिल्कुल गलत है। वैसे तो हम लड़कियों को ज़्यादा नौटंकीबाज कहते हैं या ड्रामेबाज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस दूसरा है। बिकॉज इनकी जो वाइफ है हिमांशी, उसने एक बार भी सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी नहीं किया उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसने कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, उसने इस चीज़ के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, ना ही उसने व्यूज़ लेने की कोशिश करी। लेकिन इन भाई साहब का चैनल बहुत टाइम से चल नहीं रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे। इनको लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, रीच तो एकदम डाउन हो गई है। तो सबसे पहले जाते हैं जयपुर और जयपुर जाके ये बात करते हैं उनके वाइफ के साथ में जो इनका रिश्ता खराब हुआ उसका क्या रीज़न था। तो मोस्टली इन्होंने जो है ब्लेम करने की कोशिश करी अपनी वाइफ हिमांशी को, लेकिन इनको उस वीडियो पे व्यूज़ तो अच्छे खासे मिल गए, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के पास में, लेकिन इनको ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पाया। हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हिमांशी यानी कि ग्लैम गर्ल ने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी 2016 में, एंड मैंने भी उन्हें पहली बार ही 2016 में देखा था जब ये स्किन केयर एंड ब्यूटी हैक्स पे वीडियोस बनाया करती थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी 2016, 17, 18 में भी। ठीक है, तो इनकी जो वीडियोस थी उनके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे। लेकिन ये भाई साहब कल की अपनी वीडियो में कहते हैं कि हिमांशी का चैनल मेरी वजह से ग्रो हुआ है, मेरी फैमिली इनके ब्लॉग्स में आया करती थी, एंड जो पूरा चैनल है उस पे वीडियोस की एडिटिंग मैं करता था और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस चैनल को। तो मैं इन भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपके उनके लाइफ में आने से पहले ही उसका एक बहुत अच्छा खासा चैनल था, जो ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास में सब्सक्राइबर्स थे और व्यूज़ भी बहुत सारे वीडियोस पे मिलियंस में जा चुके थे। तो उनकी एक अच्छी खासी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी आपकी शादी से पहले। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि आपकी वजह से उनका चैनल ग्रो हुआ है, बिकॉज़ हिमांशी की ऑलरेडी एक अच्छी खासी फेस वैल्यू बन चुकी थी। उल्टा ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हिमांशी की वजह से आपका और आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर का चैनल चला है। आपकी सिस्टर ने जब चैनल बनाया था तो 1 लाख सब्सक्राइबर एक ही दिन में हो गए थे, जस्ट बिकॉज़ वो हिमांशी की ननद है। ठीक है, लोग हिमांशी को जानते थे, आपको कोई नहीं जानता था। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने जो है डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, एंड हिमांशी का जो चैनल था ग्लैम गर्ल, बाद में उसको उन्होंने एक शायद नया चैनल बनाया ग्लैम कपल के नाम से। तो उस चैनल पे सपोज अगर 8 मिनट की वीडियो आ रही है तो 6 मिनट ऋषि भाई साहब उस वीडियो में दिखते थे, सिर्फ 2 मिनट के लिए हिमांशी दिखती थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कंप्लेंट करी कि आपके वीडियोस में हिमांशी को देखने के लिए हम आते हैं। लोगों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करना भी शुरू कर दिया कि आप अपनी वाइफ को नहीं दिखाते हो, हमें आपको नहीं देखना, आपकी वाइफ को देखना है। तो इस बात पे ये ऑफेंड हो जाते थे भाई साहब कि ऐसा कैसा कह दिया। कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट आ जाता था तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते। तो स्टार्टिंग से इनका जो है टॉक्सिक बिहेवियर रहा था अपनी वाइफ के साथ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिमांशी जो है पूरी तरीके से इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, अगर आप इन्हें लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, तो मोस्टली वीडियोज़ में ये खुद को ही दिखाया करते थे, हिमांशी को बहुत कम दिखाया करते थे। दूसरा, इन्होंने एक बात कही अपनी वीडियो में कि हिमांशी घर में कोऑपरेट नहीं करती थी। अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे हैं तो आप देखना वो हमेशा किचन में लगी रहती थी, एंड ऐसा नहीं है कि वो कोऑपरेटिव नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब आप एक व्लॉगर हो, एंड व्लॉगर होने के साथ साथ आपको लगता है कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी फैमिली परफेक्ट होनी चाहिए, हमारा कपल परफेक्ट होना चाहिए, हमारी हर चीज़ जो है दुनिया से हटकर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, डिफरेंसेस होते रहते हैं, लेकिन व्लॉग के चलते आप लोगों के सामने एक इमेज पोर्ट्रे करते हो कि वी आर द परफेक्ट कपल, वी आर द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे गलत है। टाइम वेस्ट की कंट्रोवर्सी के बाद में एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि दुनिया में किसी पे भी भरोसा कर लेना, लेकिन एक व्लॉगर पे कभी भी भरोसा मत करना, बिकॉज ये लोग अपने व्यूज़ के लिए और अपनी रीच के लिए लोगों को कभी भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, और इतनी आसानी से और इतना अच्छे से आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस वीडियो में मैं किसी के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ मैंने खुद से ऑब्जर्व करी है मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हिमांशी को गलत मानते होंगे, हो सकता है वो गलत हो भी, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के इन सभी बातों को करना और ज़्यादा चीज़ें खराब ही करता है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोगों ने सोशल मीडिया को समझ क्या लिया है। अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो सोशल मीडिया पर आकर के वीडियोस बनाने लग जाता है कि मेरा डिवोर्स हो गया। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो सोशल मीडिया पर आकर के वीडियोस बनाने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे ससुराल का मैंने घर छोड़ दिया और अब मैं अपनी बच्चियों के साथ में रह रही हूँ।
फिर कुछ लोग आ जाते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया था लेकिन अब मैं दूसरी शादी कर रही हूँ और वो भी लव मैरिज कर रही हूँ। एक तो ये ब्लॉगिंग चैनल्स ने सारा कल्चर ही खराब करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंटेंट डालते हैं कि लोग फिर उन्हें देखते हैं, लोग जज करने लगते हैं, तो कहते हैं हमें जज मत करो, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। सब लोगों को मोहल्ले की सीसीटीवी आंटियां बना दिया है इन ब्लॉगर्स ने, और फिर जब इनके ऊपर कुछ बात आ जाती है तो ये कह करके लोगों को साइड करने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस को, कि हमारे वीडियोस पे आप इस तरह के कमेंट मत दो, ये हमारा पर्सनल लाइफ है, हम कैसे आपको इंक्लूड कर लें, वगैरह वगैरह। 100 बात की एक बात है दोस्तों जो कि मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक प्लेस है। यहाँ पर अगर आप अपने फैमिली मैटर्स डिस्कस करोगे तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होंगी। बिकॉज एक तो लोग आपको जज करेंगे, दूसरा आप अपने पार्टनर की अगर सोशल मीडिया में बुराई कर रहे हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनके फैमिली वाले भी देखते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी देखते हो, तो इससे आपकी इमेज भी खराब होती है, साथ साथ आपके पार्टनर की इमेज भी खराब होती है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अपनी बीवी की बुराई चार दीवारी में करते हैं या बीवी से करते हैं तो उसे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसकी बुराई सोशल मीडिया पर करते हैं जहाँ पर लाखों लोग आपको देख रहे हैं तो लाखों लोगों के माइंड में ये ओपिनियन बैठ जाता है कि इसकी वाइफ तो बहुत ज़्यादा खराब है। लोगों को आप अपने 24 घंटे के सिर्फ 10 से 15 मिनट दिखाते हो तो उनको नहीं पता कि पीछे 23 घंटे में क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इस तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हो लोगों के सामने तो लोग इसी तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपके लिए भी हार्मफुल हो जाए। हुई है फ्लाइंग बीस्ट के केस में यही हुआ है कि 7 साल लोगों के साथ में अपनी छोटी से छोटी चीज़ शेयर करने के बाद में जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देखने को मिला। सोशल मीडिया पे लोग अभी तक पूछ ही रहे हैं कि भाई क्या हुआ, हमें बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या। गौरव भाई ने 20 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात करी और घुमा फिरा के उन्होंने कोशिश ये करी कि सारी गलती जो है ध्रुव राठी की है और लेफ्ट लॉबी की है, क्योंकि लेफ्ट लॉबी नहीं चाहती कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को, मेरे कल्चर को मैं फॉलो करूं, उसके बारे में बात करूं, तो इसलिए मेरे खिलाफ इन्होंने पीआर किया है, जबकि ये चीज़ गलत है। उन्होंने उस पूरी वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बात करी लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या हम दोनों के बीच में कि ऋतु ने इस तरह के इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए और प्रेमानंद जी महाराज के पास जाकर के इस तरह की चीज़ें करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं अपने वीडियोस में कि हम एकांतिक वार्तालाप के लिए गए थे और हमने बोला था कि हमारा नाम अनाउंस मत करना, लेकिन इनको इतना तो पता है कि जब इनकी वॉइस लोग सुनेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि ये ऋतु राठी थी। वही मैनिपुलेशन वाली स्ट्रेटेजी जो कि हर ब्लॉगर फॉलो करता है मुझे पसंद नहीं है, वही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर ऋषि भाई फॉलो कर रहे हैं। देखिए अपनी लाइफ का पर्सनल मैटर पर्सनल रखिए, बिकॉज अगर आप इसे सोशल मीडिया पे डालते हो तो ये पब्लिक हो जाता है और फिर लाखों लोग इसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं। वो चीज़ आपको फिर पसंद नहीं आती, आप इसको ये कह करके कटने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। अगर आपने वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी तो फिर वो आपका पर्सनल मैटर नहीं रह जाता। आपका पर्सनल मैटर तब तक ही पर्सनल है जब तक कि सारी चीज़ें चार दीवारी के अंदर हो रही है। तो या तो आप अपनी वीडियोज़ मत डालो सोशल मीडिया पे, और अगर डालते हो तो फिर क्रिटिसिज्म के लिए या अप्रिशिएशन के लिए तैयार रहिए, बिकॉज लोग तो बोलेंगे, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी ब्लॉगर पे आंख बंद करके विश्वास मत करना, भले वो कोई भी हो, किसी की भी साइड मत लो, बिकॉज आपको नहीं पता कि पीछे चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं व्यूज़ के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए, फिर 2 महीने बाद पता चलता है कि नहीं ऐसी तो बात थी ही नहीं, बात तो कुछ और ही थी। तो दिमाग यूज़ करो और सोशल मीडिया को बिग बॉस मत बनने दो।